हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अजमेर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो अजमेर वर्कशॉप आते हैं, अजमेर वर्कशॉप, वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर LDCE 25% कोटा के अंतर्गत यह पेपर 29 सितंबर 2024 को पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल कैंडिडेट से 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें, पूछे गए थे इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। जो भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो एक्सीडेंट मैनुअल बनाए गए हैं, इनके अनुसार जो ट्रेन पार्टिंग होती है वो कौन से क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार जो टोटल क्लासिफिकेशन किए गए हैं एक्सीडेंट्स के, वो टोटल 16 क्लास में किए गए हैं, जिसको A से लेकर R तक हम क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से I एंड O को करंट में समाप्त कर दिया गया है। केवल A to R तक केवल 16 क्लास रखे गए हैं। जिसमें से अगर बात करें जो प्रश्न में पूछा गया है ट्रेन पार्टिंग का, वह मेनली क्लास J का हिस्सा है। क्लास J के अंतर्गत ही मेनली फेलियर ऑफ रोलिंग इंजन एंड रोलिंग स्टॉक के बारे में बताया गया है और इसी के अंतर्गत जो ट्रेन पार्टिंग वगैरह है, चाहे वो कोचिंग ऑफ गुड्स को, सारे को इसी के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो J5 क्लासेस यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा, J5 क्लासेस यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर बात करें जो अन्य जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लास A के अंतर्गत, तो वो यहाँ पर कोलिजन से रिलेटेड होता है। जबकि क्लास B की अगर बात करें तो क्लास B के अंतर्गत मेनली जो फायर ट्रेन के अंतर्गत लगते हैं, यानी फायर इन ट्रेन्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो क्लास D जो होते हैं, इसमें डीलमेंट्स के बारे में बताए गए हैं। वहीं एक जो होता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स, यानी सांकेतिक दुर्घटना, जिसके अंतर्गत क्लास F, G एवं H को क्लासिफाई किया गया है। जिसमें से अगर बात करें क्लास F को, तो इसमें एवर्टेड कोलिजन्स, क्लास G के अंतर्गत ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स और क्लास H को यहाँ पर ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर्स के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लास K के अंतर्गत फेलियर ऑफ पीवे, क्लास L के अंतर्गत फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल, क्लास M के अंतर्गत फेलियर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस और क्लास P की अगर बात करें तो इसमें कैजुअलिटीज़ को शामिल किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग क्लासेस के अंतर्गत अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर एक्सीडेंट्स को शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल्ली अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर भारतीय रेलवे के फुल्ली अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन के अंतर्गत आएगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पूछा गया है फुल्ली अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन की, तो यह मेनली जो है वह अंत्योदया को यहाँ पर शामिल किया गया है। जिसकी अगर बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा जो प्रपोजल जो जारी किया गया था रेलवे बजट 2016 के अंतर्गत इस प्रकार के ट्रेन को यहाँ पर लाया गया था, यानी अंत्योदया एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत फुल्ली यहाँ पर अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन के यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यह ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्स एंड वैगन। बॉक्स एंड वैगन के अंतर्गत जो ब्रेक सिलेंडर यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर उनका डायमीटर व्यास पूछा गया है। तो अगर बात करें जो बॉक्स एंड वैगन में मेनली जो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम का प्रावधान किया गया है, इसमें अगर बात करें ब्रेक सिलेंडर का, तो इसमें 14 इंच या 355 mm
डाया ब्रेक सिलेंडर का यूज किया जाता है। जिसकी अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक का, तो एम्प्टी कंडीशन में 85 ±10 mm एम्प्टी कंडीशन में, वहीं लोडेड कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 130 ±10 mm यहाँ पर पिस्टन स्ट्रोक देखने को मिलता है। और प्रत्येक वैगन में एक की संख्या में यहाँ पर 01 ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक बॉक्सन वैगन में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार का जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 355 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर होना चाहिए। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड अगर बात करें बॉक्सन वैगन से रिलेटेड, तो लेंथ अवर हेड स्टॉक जो होता है यह मिली जो होता है 9784 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें लेंथ अवर कपलर का बॉक्सन वैगन के केस में, तो यह 10,713 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपसे पीओएच पूछा जाता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग बॉक्सन वैगन का, तो इसके लिए दो कंडीशन रखे गए हैं। अगर वह न्यूली बिल्ट है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर पूछा जाता है, तो उस केस में इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 6 ईयर्स के अंतराल पर होता है और इसकी जितने भी नेक्स्ट जितने पीओएच होते हैं सब्सिक्वेंट पीरियड के दौरान वो मेनली 4.5 ईयर्स, या अगर बात करें मंथ्स के बेसिस पर तो 54 मंथ्स के अंतराल पर इनका सब्सिक्वेंट पीरियड में पीओएच किया जाता है। वहीं आरओएच की अगर बात करें तो आरओएच मेनली 18 मंथ्स यानी 18 महीने के अंतराल पर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इसमें ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं, जो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो बॉक्सन वैगन होते हैं, इनमें एल टाइप्स का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जिसका अगर बात करें फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, तो 0.17 यहाँ पर इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट देखने को मिलता है। तो ये जितने भी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सिटी को यहाँ पर पिंक सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो राजस्थान जो है इसमें एक जो सिटी आता है जयपुर, उसको एज अ पिंक सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो गुड्स ट्रेन का जो इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया प्रश्न के अंतर्गत, तो क्या यह इंटेंसिव के केस में पूछा जा रहा है या सीसी रैक या प्रीमियम के केस में। अगर बात करें हम इंटेंसिव या एंड टू एंड की रैक के, सेकेंड यहाँ पर प्रीमियम की अगर बात करें, थर्ड यहाँ पर हम सीसी रैक की अगर बात करेंगे। इंटेंसिव केस में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 90% यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए, जबकि इन रूट में 75%। इसके अलावा अगर बात करें प्रीमियम के केस में, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% ब्रेक पावर परसेंटेज होता है, मिनिमम का कहीं भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। जबकि सीसी रैक की अगर बात करें क्लोज सर्किट रैक का, तो इस केस में यहाँ पर जो ब्रेक पावर परसेंटेज जो होते हैं वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100% और इन रूट के केस में जो ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो मिनिमम 90% यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, तो एंड टू एंड के केस में जो पेपर यूज किए जाते हैं वो वाइट कलर का पेपर यहाँ पर यूज किए जाते हैं बीपीसी को देने के लिए। यहाँ पर इसके अलावा अगर बात करें प्रीमियम के केस में ग्रीन कलर का यहाँ पर बीपीसी का प्रयोग पेपर का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्लोज सर्किट रैक के केस में यहाँ पर येलो कलर पेज का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एंड टू एंड रैक के एग्जाम्शंस के लिए 56 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि प्रीमियम के केस में यह 75 मैन आवर पर रैक, जबकि क्लोज सर्किट की अगर बात करें तो इस केस में 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। अगर बात करें एंड टू एंड रैक बीपीसी की वैलिडिटी का, तो यहाँ पर फर्स्ट अनलोडिंग तक, यानी अगर लोडेड कंडीशन डेस्टिनेशन तक यहाँ पर अप टू डेस्टिनेशन तक यहाँ पर इसका वैलिडिटी होता है। जबकि प्रीमियम की अगर बात करें तो यहाँ पर 12+3 डेज होता है, जिसको ट्रायल बेसिस पर यहाँ पर 5 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। वहीं क्लोज सर्किट रैक की अगर बात करें तो इस केस में 30+5 या 35+5 डेज का यहाँ पर
डेज के बेसिस पर लिया जाता है। वही किलोमीटर बेसिस पर अगर बात करें तो यह 7500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक यहाँ पर रेक टू रेक वेरी करता है यहाँ पर वैलिडिटी। तो इस प्रकार आप अलग अलग टाइप्स के जो गुड्स स्टॉक में जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका बीपीसी जारी किया जाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर पूछा गया था मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज किसका सबसे कम होना चाहिए, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो एंड टू एंड के रेक के केस में मिनिमम 75% होना चाहिए, और अगर बात करें सीसी रेक के केस में तो मिनिमम 90% होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तरफ अगर चले तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर केवल और केवल 75 भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 90% भी दिया है। तो यहाँ पर आपका बी भी सही उत्तर यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही हो सकता है। बी यहाँ पर एंड टू एंड के रेक के केस में सही हो सकते हैं, जबकि जो 90% है वो क्लोज सर्किट रेक के केस में यहाँ पर मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज के लिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है विच सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट्स बाय इंडिया रेलवे। इंडियन रेलवे द्वारा कौन से मॉड्यूल्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है मटेरियल को प्लानिंग एवं प्रोक्योरमेंट्स करने के लिए, वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो अगर कोई भारतीय रेलवे को अगर कोई मटेरियल्स को यहाँ पर प्लानिंग करना हो या प्रोक्योरमेंट करना हो तो इसके लिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है वो IMS का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं मीनिंग ऑफ PCO इन वर्कशॉप्स। वर्कशॉप के अंतर्गत जो PCO वर्ड जो यूज किया जाता है इसका क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो PCO का अर्थ होता है यहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह मेनली जो होता है वो वर्कशॉप का ओवरऑल ऑक्युपायर होता है, जिसको लीड किया जाता है मेनली CWM यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर के द्वारा लीड किया जाता है, और इनको जो असिस्ट किए जाते हैं वह मेनली PE प्रोडक्शन इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, जिनको मेनली 3 सेपरेट सेक्शन इंजीनियर्स जो होते हैं जैसे कि प्रोग्रेस ऑफिस के, प्लानिंग ऑफिस एवं इंस्पेक्शन ऑफिस के, इनके द्वारा कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियर के द्वारा यहाँ पर CWM को यहाँ पर असिस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। प्रत्येक वर्ष जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो किस दिन को मनाया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की अगर बात करें तो यह मेनली 5 जून को एवरी ईयर मनाए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं वर्ल्ड योगा दिवस के रूप में पूछा जाता है, यह मेनली 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो यह आपसे 2 प्रश्न जो है रेगुलर बेसिस पर प्रश्न में एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ग्रॉस लोड ऑफ द बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन का यहाँ पर ग्रॉस लोड पूछा गया है कि ग्रॉस लोड कितना होता है। तो बॉक्सन वैगन की अगर बात करें तो इनका टियर वेट जो होता है वह मेनली 23.27 टन यहाँ पर होता है, 2 टन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें पेलोड कैपेसिटी का तो वह मेनली 58.08 टन होता है। जब आप टियर वेट प्लस पेलोड को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रॉस वेट निकल कर आएगा जो कि 81.28 टन यहाँ पर होता है। इसके अलावा आप यहाँ से एक्सल लोड भी निकाल सकते हैं। एक्सल लोड की अगर बात करें तो यह मेनली ग्रॉस वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सल्स होता है। बॉक्सन वैगन में मेनली 4 एक्सल्स देखने को मिलते हैं। तो इस केस में जब 4 को आप 4 से ग्रॉस वेट को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आपका निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 20.32 टन यहाँ पर निकल कर आएगा, जो इसका मैक्सिमम एक्सल लोड कैपेसिटी होगा। यहाँ पर अगर बात करें जो पूछा गया था केवल ग्रॉस लोड पूछा गया था जो कि 81.28 टन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा।
ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आइसोसेलस ट्रायंगल्स। आइसोसेलस ट्रायंगल्स जो है, जिसे हम हिंदी फॉर्म में समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में हम जानते हैं, या मेनली जो ट्रायंगल्स होते हैं इसमें जो 3 जो साइड्स होते हैं इसमें से 2 साइड्स एक दूसरे की इक्वल होता है और तीसरा साइड्स यहाँ पर डिफरेंस होते हैं। अब यहाँ पर जो पूछा गया कि कितने लाइंस यहाँ पर सिमेट्री का होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंतर्गत, तो मेनली केवल और केवल एक लाइन जो होता है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं, वह इसका सिमेट्री लाइन कहलाता है, जो कि यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो 1 की संख्या में होता है सिमेट्री लाइन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0-1 नंबर्स में यह इसका सिमेट्री लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पोरोसिटी इज द डिफेक्ट्स इन, जो पोरोसिटी जो है वो किस प्रकार का डिफेक्ट्स है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो बिल्डिंग डिफेक्ट्स जो होते हैं, बिल्डिंग डिफेक्ट्स इसमें अलग अलग प्रकार का डिफेक्ट्स होता है, जैसे कि पोरोसिटी हो, क्रैक्स हो, अंडर कट, स्पैटर, इनकम्प्लीट फ्यूजन्स, इसके अलावा स्लैग इंक्लूजन वगैरह कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डिफेक्ट्स बिल्डिंग डिफेक्ट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें से अगर यहाँ पर पूछा गया जो पोरोसिटी है वह मेनली वेल्डिंग डिफेक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पोरोसिटी जो मेनली होता है वह जो बेस मेटल जिस पर हमें वेल्डिंग करना पड़ता है, जब हम इस पर वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के दौरान जो छोटे छोटे यहाँ पर होल्स डेवलप हो जाते हैं, इसे हम ही पोरोसिटी के तौर पर जानते हैं। यानी एक ईयर गैप इज डेवलप्ड ऑन द बेस मेटल्स, या बेल्ड मेटल यहाँ पर आप बोल सकते हैं, बेल्ड मेटल्स के ऊपर यहाँ पर जो ईयर गैप डेवलप होते हैं इसे हम पोरोसिटी के तौर पर जानते हैं। इनका होने का मेन जो कॉजेज होता है कि जो हम मटेरियल यूज करते हैं मेटल, वो या तो अनवांटेड यहाँ पर गैसेज वगैरह मौजूद हो बेल्ट मेटल के अंतर्गत, जिसके कारण यहाँ पर होल डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड का जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी का होना, इसके अलावा जो सिल्ड गैसेस का लॉस होने के कारण भी यहाँ पर मेनली पोरोसिटी डिफेक्ट्स क्रिएट होने का कारण बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ BLC वैगन। BLC वैगन का यहाँ पर एक्सल लोड कैपेसिटी पूछा गया है, कितने यहाँ पर टन होता है इसका एक्सल लोड कैपेसिटी। तो BLC वैगन की यहाँ पर अगर बात करें तो मेनली जो होता है वो A कार्स होते हैं, सेकेंड यहाँ पर B कार होता है। एक यूनिट के अंतर्गत मेनली 5 कार होते हैं, दोनों एंड पर A कार्स, मिडल पोर्शन में यहाँ पर 3 B कार्स एक दूसरे से स्लैग लेस्ड ड्रॉ बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जिसका रेल लेवल से हाइट 845 mm होता है, जबकि A कार के जो लास्ट एंड होते हैं यहाँ पर CBC लगा होता है, जिसका हाइट रेल लेवल से 1105 mm होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो A कार्स की यहाँ पर देखिए अगर तो A कार्स यहाँ पर हम दोनों अलग अलग केस में देखेंगे। यहाँ पर एक तरफ A कार और सेकेंड तरफ यहाँ पर B कार को लेंगे। A कार का जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो होता है वह मेनली 13,625 mm होता है। इसके अलावा BLC B कार की अगर बात करें तो इसका लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो होता है वह मेनली जो होता है 12,212 mm होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें टियर वेट का A कार का, तो A कार का टियर वेट जो होता है वह 19.1 टन यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि BLC B कार की अगर बात करें तो इस केस में जो टियर वेट होता है केवल और केवल 18 टन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें पेलोड कैपेसिटी का, तो A कार्स का भी 61 टन यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी होता है, जबकि BLC B कार की अगर बात करें तो इस केस में जो पेलोड कैपेसिटी होता है वो 61 टन यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें ग्रॉस वेट का, तो ग्रॉस वेट जो A कार का होता है वो मेनली टियर वेट प्लस पेलोड को ऐड करने पर यहाँ पर आता है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सिंपली जो निकल कर आएगा वो
1 टन यहाँ पर निकल कर आएगा। जबकि वहीं BLC बी कार की केस में अगर बात करें तो यह मेनली 79 टन यहाँ पर ग्रॉस वेट निकल कर आता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर दोनों केसों में यहाँ पर एक्सल लोड कैपेसिटी यहाँ पर ग्रॉस वेट हो या टियर वेट हो या यहाँ पर तीनों केस दे सकते हो। लेकिन चूंकि प्रश्न में पूछा गया एक्सल लोड कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपली हम नंबर ऑफ एक्सेल्स को हम ग्रॉस वेट्स में डिवाइड देंगे, जिससे हमारा जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा एक्सल लोड कैपेसिटी होगा। यहाँ पर जैसे ही ग्रॉस वेट यानी 80.1 टन है, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 20.32 टन निकल कर आएगा। जबकि बी कार के केस में यह जो निकल कर आएगा वो 19.75 टन होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में यह 20.32 टन तक यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सल लोड कैपेसिटी जो BLC ए कार या बी कार का हो सकता है वो 20.32 टन तक यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो रेगुलर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं व्हील डाया पूछा जाता है BLC वैगन्स का, तो नए कंडीशन में 840 mm, लास्ट 100 ईशू साइज की अगर बात करें तो 793 mm, और कंडम व्हील डाया की अगर बात करें तो यह जो होता है वह 780 mm यहाँ पर 780 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एम्प्टी एवं लोडर को ऑटोमेटिक रूप से सेंस करने के लिए इसमें LHD लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है, जिसकी संख्या प्रत्येक एक LHD प्रत्येक बोगी पर मौजूद होता है। जबकि 2 की अगर बात करें तो LHD जो होता है वह प्रत्येक BLC कार पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो इसमें 8 की संख्या में ऑटोमेटिक ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रावधान किया गया है, जिनको यह प्रत्येक BLC कार पर मौजूद होते हैं। इनको लॉक करने के लिए मेनली 600 kg वेट फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए अगर बात करें तो इसमें 1000 kg वेट फोर्सेस के रिक्वायरमेंट होते हैं। जिनकी अगर बात करें किसी भी प्रकार का अगर डिफेक्ट्स पाया जाता है ATL के अंतर्गत ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के अंतर्गत, तो इसके लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स G100 का प्रावधान यहाँ पर किया गया है ATL को इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस करने के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो BLC वैगन के अंतर्गत मेनली जो बोगी यूज किया जाता है वो LCCF 20C बोगी का प्रावधान किया गया है, जिसके मेंटेनेंस के लिए G112 का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, यानी G112 के अंतर्गत LCCF 20C बोगी का इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस किया जाता है। तो इस प्रकार आप जितने भी BLC रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड एज। जो SAB के अंतर्गत जो A एवं E डायमेंशन 2 प्रकार के जो डायमेंशन होते हैं, इसमें से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई डायमेंशन कंट्रोल रॉड हेड एवं बैरल ऑफ SAB के बीच अगर मेजर किया जाता है तो वह किस प्रकार का डायमेंशन होगा। तो यह मेनली जो डायमेंशन होगा वह A डायमेंशन के तौर पर जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नॉर्मली जो A डायमेंशन होता है वह 70 + 2 - 0 mm या ऑल टाइप्स जो कैस्टनर बोगी होते हैं इसमें इसका मेजर लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 27 + 2 - 0 mm या मेनली बॉवरन वैगन के लिए यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों डायमेंशन को याद रखें। इसके अलावा आपसे अक्सर एग्जाम में E डायमेंशन में पूछ लिए जाते हैं। तो E डायमेंशन जो मेजर किया जाता है वह मेनली जो प्रोटेक्शन टेप जो अवेलेबल होते हैं SAB में, वहाँ से लेकर जो कट मार्क स्पिंडल पर मौजूद होते हैं उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को E डायमेंशन के तौर पर लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी बियरिंग स्प्रिंग्स यूज्ड इन प्राइमरी सस्पेंशन फॉर UIC बोगी। UIC बोगी के लिए यहाँ पर कितने नंबर्स पे बियरिंग स्प्रिंग्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है प्राइमरी सस्पेंशन के अंतर्गत। तो जो UIC बोगी में इस प्रकार के जो यहाँ पर लगे होते हैं, तो यह पूछा गया कितने नंबर्स में यहाँ पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक व्हील्स के पास यहाँ पर एक लगा होता है। टोटल यहाँ पर अगर बात करें बोगी के हिसाब से तो टोटल 04 यहाँ पर बियरिंग स्प्रिंग्स यहाँ पर लगे होते हैं प्रत्येक बोगी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ पर सम का मेजर करने पर कितना डिग्री आएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी अगर हिंदी फॉर्म में अगर बात करें तो यहाँ पर पूरक कोण की यहाँ पर बात किया जा रहा है। यानी दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स को यहाँ पर अगर सम करते हैं तो इस केस में जो यहाँ पर इसका टोटल निकल कर आएगा वो मेनली 90 डिग्री निकल कर आएगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं सप्लीमेंट्री के लिए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है सम करने पर, जबकि सप्लीमेंट्री यानी जिसे हम समपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री, इनको ऐड करने पर मेनली 180 डिग्री यहाँ पर आता है। चूँकि प्रश्न पूछा गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर 90 डिग्री ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ ईयर ब्रेक गुड्स स्टॉक। ईयर ब्रेक गुड्स स्टॉक के अंतर्गत जो डीबी का प्रयोग किया जाता है, इनका कलर कोडिंग जो है वह मेनली ब्लैक कलर कोडिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ग्रीन पहले यूज किया जाता था वह मेनली कोचेज के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन फॉर ईयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रेक। रेक के टेस्टिंग करने के लिए जो हम कंप्रेसर्स का प्रयोग करते हैं कंप्रेसर मशीन का, इनका कैपेसिटी जो होता है वह मेनली 8 से लेकर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यूली बिल्ट बीएलसी कंटेनर वैगन्स फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी। यानी जो बीएलसी वैगन का जो पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाएगा वो कितने अंतराल पर किया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बीएलसी वैगन के केस में जो फर्स्ट पीओएच किया जाता है वह मेनली 6 ईयर के अंतराल पर किया जाता है, जबकि सब्सिक्वेंट पीरियड में यह 4.5 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में न्यूली बिल्ट पूछा गया था 6 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टीयर बेट ऑफ द बीआरएन वैगन। बीआरएन वैगन का यहाँ पर टीयर बेट पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बीआरएन वैगन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न अप्रोक्स पूछे जा सकते हैं वहाँ से हम देखेंगे। एक यहाँ पर लेंथ ओवर हेड स्टॉक पूछा जा सकता है बीआरएन वैगन्स का, जो कि 13,716 mm यहाँ पर होता है, जबकि लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें वो 14,645 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीयर बेट की अगर बात करें तो टीयर बेट जो होता है इसका वह मेनली 24.4 टन यहाँ पर होते हैं, जबकि पेलोड कैपेसिटी की अगर बात करें तो यह मेनली 56.88 टन यहाँ पर 887 टन यहाँ पर होता है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे टीयर बेट प्लस पेलोड कैपेसिटी का, तो ये यहाँ पर आपका ग्रॉस वेट निकल कर आएगा जो मेनली 81.28 टन यहाँ पर होता है। जब आप ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सल से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर एक्सल लोड निकल कर आएगा जो कि 20.32 टन होगा। तो इस प्रकार आप जितने भी चाहे वो टीयर वेट हो, पेलोड कैपेसिटी हो, ग्रॉस वेट हो या एक्सल लोड कैपेसिटी हो, सारे यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न में केवल टीयर वेट पूछा गया था तो यहाँ पर 24.4 टन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पर बल्क हेड भी होते हैं बीआरएन वैगन के अंतर्गत। जो आप ये बीआरएन वैगन होते हैं यहाँ पर लास्ट एंड में जो अपर बॉडी में जो होता है अगर वह फिक्स है तो यहाँ पर फिक्स बल्क हेड लिया जाता है, बल्क हेड। इसके अलावा किसी किसी में यहाँ पर मूवेबल यहाँ पर होते हैं, इसे हम फोल्डेबल बल्क हेड बोला जाता है। और किसी किसी में यहाँ पर कुछ भी लास्ट में नहीं होता है तो इसमें नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बल्क हेड का भी यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ इंडियन लेपर्ड्स। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क
राजस्थान स्टेट्स के अंतर्गत लोकेट स्थित है, जो मेनली इंडियन लेपर्ड तेंदुआ के पॉपुलेशन के कारण जाना जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार की अगर बात करें नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह मेनली सरिस्का नेशनल पार्क जो है वह मेनली लेपर्ड्स के पॉपुलेशन के कारण जाना जाता है, जो कि राजस्थान स्टेट के अंतर्गत लोकेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज। गुड्स ट्रेन के लिए जो मैक्सिमम बफर हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए रेल लेवल से, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें बफर हाइट्स का, तो यह मेनली जो मैक्सिमम होता है वह 1105 mm लिया जाता है। मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम केस में दो केस होते हैं, अगर एम्प्टी मिनिमम अगर हो तो उस केस में 1090 mm, लोडेड मिनिमम अगर पूछा जाता है तो 1030 mm यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया तो मैक्सिमम पूछा गया था, तो 1105 mm यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन बी रिलीज मैनुअली KE टाइप DV द प्रेशर रिलीज फ्रॉम। यहाँ पर बोला गया है कि जो जब भी हम अगर KE टाइप्स के DV से हम अगर मैनुअली प्रेशर रिलीज करते हैं तो उसमें जो प्रेशर निकलेगा वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो गुड्स स्टॉक के अंतर्गत मेनली जो DV का प्रयोग किया जाता है वो एक किया जाता है C3W, और सेकेंड जो किया जाता है वो मेनली KE टाइप्स के DV का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर बात करें C3W का, तो इसमें मेनली क्विक सर्विस वाल्व, लिमिटिंग डिवाइस, डबल रिलीज वाल्व, AR चेक वाल्व्स, कटअप वाल्व्स, एप्लीकेशन वाल्व्स और रिलीज चोक वगैरह यहाँ पर इसके सब असेंबली पार्ट्स होते हैं। जबकि KE टाइप्स DV की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रेशर वाल्व्स, मिनिमम एवं मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, U कंट्रोलर, A कंट्रोलर, R चार्जर, क्विक रिलीज वाल्व, ये इनके सब असेंबली पार्ट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया KE टाइप रिलीज से पूछा गया है, तो इसमें जो सब असेंबली जो होते हैं क्विक रिलीज वाल्व, इनको अगर मैनुअली रिलीज किया जाता है इसमें जो प्रेशर निकलेगा वह मेनली ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर से यहाँ पर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज EMD वर्क स्टैंडर्ड्स। वर्क स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत यहाँ पर EMD जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। EMD मेनली जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। जब भी भारतीय रेलवे द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट्स के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जब भी कोई टेंडर्स निकाले जाते हैं, चाहे वह ओपन टेंडर्स हो, लिमिटेड टेंडर हो, सिंगल टेंडर्स हो, इनमें एक लिमिट अमाउंट जो होता है, फिक्स्ड अमाउंट, वह यहाँ पर टेंडर्स को लेने से पहले यहाँ पर टेंडर लेने के समय यहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। अगर कोई अमाउंट्स अगर 2 करोड़ की है तो उसकी अगर बात करें तो 0.5% के अप्रॉक्स यहाँ पर लिए जाते हैं EMD के तौर पर, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के तौर पर यहाँ पर लिए जाते हैं, जो कि इनिशियल टेंडर लेते समय ही पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर फॉर BBZC। BBZC जो ब्रेक वाहन है इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है इनका डाया पूछा गया है। तो BBZC से रिलेटेड हम सारे कुछ यहाँ पर देखेंगे। BBZC का जो टाइप होता है वैगन टाइप, इसके लिए यहाँ पर 85 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह मेनली 4 व्हीलर ब्रेक वाहन यह है। इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वो मेनली 12 इंच, अगर बात करें तो 305 mm की अप्रोक्स इसका डाया होता है। जबकि अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक का, इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 70 ± 10 mm यहाँ पर इसका पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। जबकि BBZC ब्रेक वाहन के अंतर्गत क्विक कपलिंग एवं डिटैचेबल प्रेशर गेज का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है वह मेनली 8540 mm यहाँ पर इसका लेंथ होता है। जबकि लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें 9469 mm इसका लेंथ ओवर कपलर डिस्टेंसेस होते हैं। जबकि इसका POH की अगर बात करें तो POH
2 ईयर्स के अंतराल पर इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। तो ये जितने भी डायमेंशन यहाँ पर पूछे जाते हैं बीबी जर्सी वैगन के अंतर्गत वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बीबी जर्सी ब्रेक वान, तो यह मेनली होगा 300 mm जो कि अप्रॉक्स 305 की अप्रॉक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे का ऑफिशियल यहाँ पर मैस्कॉट जो है वो कौन सा है, क्या है, तो वो मेनली है एन एलिफेंट्स नेम्ड वोल्लू। एक एलिफेंट है जिसका नाम वोल्लू है, वह ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ भारतीय रेलवे यहाँ पर है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन। वर्किंग ट्रेन के अंतर्गत बीपी प्रेशर यहाँ पर पूछा गया है। तो बीपी प्रेशर जो होता है वह 5 kg/cm² होता है। इसके लिए जो कलर कोड रखा गया है वो ग्रीन कलर कोड रखा गया है। यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज 3 times, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरकमफ्रेंस इंक्रीज। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई रेडियस सर्किल है जिसका रेडियस को अगर हम 3 times अगर इंक्रीज करते हैं तो इस केस में जो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो कितना इंक्रीज करेगा, कितने टाइम्स, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कोई सर्किल है, इसमें यह आपका रेडियस है, चूंकि आप जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है वह मेनली 2πr होता है, यानी इनिशियल आपका जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr है। जब आप यहाँ पर r को यहाँ पर 3 times बढ़ाया जाता है, यानी जो 2π और यहाँ पर जो r को जब आप बढ़ाएंगे यहाँ पर 3 times, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, 3r हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो निकल कर आएगा वो 3 × 2πr यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यानी जो आपका इंक्रीज होगा सरकमफ्रेंस वह मेनली ये आपका इनिशियल फेज का है और 3 times यह ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा जब आप 3 times जो रेडियस है इनको इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज 0.003 मल्टीप्लाई बाई 0.0004 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए जिसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल कर आएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले आप जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपका 12 निकल कर आएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कि जब आप पॉइंट्स को यहाँ पर काउंट करेंगे, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट तक यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर 3 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर 2 जीरो के बाद यहाँ पर 3 आया है। इसके अलावा सेकेंड नंबर्स की अगर बात करें तो पॉइंट्स के 3 जीरो के बाद यहाँ पर 4 आया, यानी टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स के बाद है और यहाँ पर 3 है। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो आएगा वो 7 टाइम्स यहाँ पर पॉइंट्स के बाद होना चाहिए। तो सिंपली 2 अंक तो पहले ही आ गए हैं, 5 जीरो यहाँ पर ऑलरेडी आप पुट कर दे तो आप यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी 0.0000012 यहाँ पर जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 160 रुपीज, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। यहाँ पर बोला गया है कि कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जिसको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 160 रुपये दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया कि हमें कितने प्राइस, सेलिंग प्राइस पर हमें इसको बेचना चाहिए ताकि इसमें जो हमें प्रॉफिट गेन हो वो हमें 15% का यहाँ पर हो। तो प्रॉफिट परसेंट जो यहाँ पर हमें प्राप्त करना है वो 15% को प्राप्त करना है। तो इस केस में हमारा जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली अगर बात करें जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है वह मेनली प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो सिंपली 50% यहाँ पर आ गया,
चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हमें नहीं पता है, तो प्रॉफिट को यहाँ पर सिंपली पी नोट कर लेंगे हम। और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस हमारा 160 दिया गया है और इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 24 रुपीज़। चूँकि यहाँ पर अगर बात करें जो सेलिंग प्राइस होता है वह मेनली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी 160 है और यहाँ पर प्रॉफिट आपका 24 है। दोनों का आप ऐड करेंगे तो 184 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो आपका 15% गेन करने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 184 रुपीज़। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, और भारत के अंतर्गत जो सबसे पुराना माउंटेन्स है वो कौन सा है, तो वह मेनली अरावली रेंज जो है वह मेनली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है भारत के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु वाज द फर्स्ट इंडियंस टू ट्रैवल इन स्पेस, वो कौन पहला भारतीय है जिन्होंने स्पेस के अंतर्गत ट्रैवल किया है, तो वह मेनली है राकेश शर्मा, जिन्होंने पहली बार 3 अप्रैल 1984 को यहाँ पर स्पेस के अंतर्गत ट्रैवल किए थे, जो फर्स्ट इंडियन थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल बाल्ब ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक के जो इंटरनल बॉल बाल्ब्स में जो बॉल्स होते हैं उनका यहाँ पर डायमीटर पूछा गया। जो इंटरनल बॉल्स बाल्ब्स होते हैं यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक के अंतर्गत इस प्रकार से यहाँ पर बॉल्स होते हैं, जिनका यहाँ पर डाया पूछा गया, तो इनका जो डाया होता है वह मेनली 10 mm यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ऑन विच रूट वाज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस्ड इन 2019। 2019 के अंतर्गत पहली बार वंदे भारत कौन से रूट के अंतर्गत चलाए गए थे वो यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर अगर बात करें वंदे भारत ट्रेन्स की, तो इनको पहली बार फरवरी 2019 के अंतर्गत नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच पहली बार इसको रन किए गए थे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो वंदे भारत से रिसेंटली टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें इसमें 2 प्रकार के यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं इंड बेसिक यूनिट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EBU से डिनोट करते हैं। इनमें जो यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है वो DTC ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर मोटर कोच के साथ फॉर्मेशन होते हैं। सेकेंड होता है MBU, जिसका फुल फॉर्म होता है मिडिल बेसिक यूनिट्स। इसमें NDTC नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर मोटर कोच यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें मेनली 5 प्रकार के ब्रेक्स होते हैं, 5 टाइप्स। एक होता है मेनली फुल्ली न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होते हैं। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। थर्ड की अगर बात करें तो होल्डिंग ब्रेक्स, फोर्थ पार्किंग ब्रेक्स, और जो फिफ्थ होता है वह मेनली रीजेनरेटिव जो ब्रेक सिस्टम होता है उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है इलेक्ट्रिक्स को सेव करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके में जो व्हील बेस जो होता है वह मेनली 2700 mm इसका व्हील बेस होता है। जबकि अगर बात करें इसके राइडर इंडेक्स का, तो राइडर इंडेक्स का 3.26 इसका राइडर इंडेक्स होते हैं। जबकि इसकी अगर बात करें व्हील डाया का वंदे भारत के केस में, तो व्हील डाया जो होता है 952 होते हैं नई कंडीशन में। इसके अलावा अगर बात करें तो 896.5 mm इसके लास्ट सॉफ्ट इशू साइज होता है। कंडम कंडीशन इसके 877 mm पर इसको मेनली सर्विस से कंडम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है वंदे भारत से रिलेटेड इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बिल्ड मेटल प्लेट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है
कि बिल्ड मेटल प्लेट से कि सरफेस से यहाँ पर जो डेप्थ फ्यूजन्स के होते हैं वो टर्म्स क्या कहलाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। यानी कोई अगर यहाँ पर बेस मेटल है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार ये हमारा बिल्ड मेटल होता है और ये जो मेटल है वो हमें बेस मेटल के तौर पर हम इससे लेते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि पूछा गया है जो टर्म हम यूज करते हैं डेप्थ ऑफ फ्यूजन्स के केस में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बिल्ड मेटल प्लेट्स, बिल्ड मेटल प्लेट्स के सरफेस से जो हम डेप्थ का हम प्रयोग करते हैं टर्म्स, वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, सबसे पहले देखिए तो यह मेनली इस प्रश्न के रिलेटेड पूछा गया। जो डेप्थ यहाँ पर बिल्ड मेटल है और इसके बेस मेटल से जो डेप्थ यहाँ पर तैयार होता है, इनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वह मेनली पेनिट्रेशन, यहाँ पर डेप्थ पेनिट्रेशन यहाँ पर होता है, डेप्थ पेनिट्रेशन। यहाँ पर हाइट मेनली होता है बिल्ड मेटल का टू द सरफेस ऑफ बेस मेटल। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, पेनिट्रेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइज ऑफ रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप में जो वाइज शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्ड का, इनका फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं FOIS, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा एक पूछा जाता है FMM, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चाइल्ड बिलो डैश ईयर्स कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्री एक्ट 1948 की अगर बात करें, जिसको इफेक्ट्स में आया था 1 अप्रैल 1949 में प्रभाव में आया था, इसके अनुसार देखा जाए तो कोई भी चिल्ड्रन फैक्ट्री के अंतर्गत बिलो 18 ईयर्स आप वर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR। SWTR से आप क्या समझते हैं? तो SWTR मेनली जो होता है सिंगल वैगन टेस्ट rig होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रयोग मेनली जो किया जाता है जब भी कोई वैगन ROH या POH के लिए जाता है वर्कशॉप के अंतर्गत, तो उनको प्रॉपर टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें टेस्टिंग के अंतर्गत उनका लीकेज टेस्ट हो या सेंसिटिविटी टेस्ट हो या इनसेंसिटिविटी टेस्ट हो, अलग अलग प्रकार का यहाँ पर ब्रेकिंग टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, जिसमें यहाँ पर SWTR का यहाँ पर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें लीकेज रेट का, जो SWTR के माध्यम से लिया जाता है, वो मेनली पर मिनट जो लीकेज रेट होता है वो 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट यहाँ पर लीकेज रेट होता है, जो SWTR के माध्यम से प्रत्येक वैगन का यहाँ पर लिया जाता है। जबकि वहीं बात करें सेंसिटिविटी टेस्ट का यहाँ पर, तो यह मेनली 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है 6 सेकेंड तक, जिसमें यहाँ पर DB सेंस करना चाहिए, गाड़ी में ब्रेक लगना ही चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड टेस्ट होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें मेनली 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है, जिसमें DB सेंस नहीं करना चाहिए और ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के अलग अलग टेस्ट यहाँ पर SWTR के माध्यम से वैगन को ROH या POH के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी कट अप एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स इन ट्विन पाइप सिस्टम। ट्विन पाइप सिस्टम के साथ अगर कोई वैगन्स हो तो उस केस में यहाँ पर अगर बात करें व्हीकल्स हो तो इसमें मेनली एक होगा FP पाइप्स और सेकेंड होगा यहाँ पर BP पाइप्स। दोनों इन पर दोनों पाइप्स के लिए एक एक यहाँ पर एंगल कॉक लगे होंगे। टोटल 4 की संख्या में प्रत्येक वैगन या कोच यहाँ पर एंगल कॉक के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ IRS ब्रॉड गेज वैगन। IRS ब्रॉड गेज वैगन के अंतर्गत मैक्सिमम फ्लैट सरफेस पूछा गया है। तो फ्लैट सरफेस की अगर बात करें
जो ट्रेड के अंतर्गत देखने को मिलता है व्हील ट्रेड्स के ऊपर। कोचेज में जो यह अलाउ होता है, मैक्सिमम परमिसिबल होता है, वो 50 mm 50 mm तक होते हैं। जबकि वैगन की अगर बात करें तो यह मेनली 60 mm 60 mm तक मैक्सिमम परमिसिबल होते हैं। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में वैगन के केस में पूछा गया था, तो 60 mm तक मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर्स आते हैं इसमें से कितने नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो प्राइम नंबर्स होता है, जिसे हिंदी फॉर्म में अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो प्राइम नंबर्स मेनली ऐसा नंबर्स होता है जो केवल और केवल प्राइम नंबर्स केवल और केवल एक एंड सेल्फ से डिविजिबल हो। तो उस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अगर बात करें 1 से लेकर 50 तक का टोटल नंबर्स का, तो यहाँ पर हम एक एक करके नंबर्स को देखेंगे। जैसे 2 केवल और केवल 1 और 2 से केवल डिविजिबल होगा, तो इस प्रकार का नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसके अलावा 11, 13, 17, 19, इसके अलावा अगर बात करें 23, 29, 31, 37, 41, 43, इसके अलावा बात करें तो 47। ये तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो केवल और केवल 1 एवं सेल्फ डिविजिबल होगा, वही यहाँ पर प्राइम नंबर्स यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं। और 1 से लेकर 50 तक की अगर बात करें तो टोटल जो नंबर्स यहाँ पर निकल कर आया है वह मेनली 15 के नंबर्स में टोटल है, जो 1 से 50 तक का यहाँ पर प्राइम नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बिल्डिंग रिपेयर इन यूआईसी ट्रॉली व्हाट आरडीएसओ पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यहाँ पर बोला गया कि यूआईसी ट्रॉली के बिल्डिंग रिपेयर में जो टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यूआईसी ट्रॉली में मेनली जो किया जाता है वो R7 टेक्निकल पैम्पलेट्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो कैसना बोगी के लिए किया जाता है, कैसना बोगी के लिए G95 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें G97 जो होता है वो मेनली एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक होते हैं। G100 जो होते हैं वो ATL के लिए होते हैं, ऑटोमेटिक टू स्टॉक के लिए। G181 CTRV इन कैसना बोगी। G112 की अगर बात करें तो यह मेनली जो बोगी होता है LCCF 20C बोगी एवं LWH 25 बोगी का प्रयोग के लिए यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर G112 का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स को आप ध्यान रखें, यहाँ से एक न एक प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन। गुड्स वैगन के जो व्हील गेज का जो मैक्सिमम डायमेंशन होना चाहिए वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो व्हील गेज होता है वो एक ही एक्सल पर 2 चक्कों के व्हील फ्लैंजों के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वही आपका व्हील गेज कहलाता है। इसको मेनली मेजर किया जाता है ऑफ लोड कंडीशन में मेजर किया जाता है, जिसकी अगर बात करें तो यह मेनली जो होता है 1600 +2 -1 mm के रेंज में इसको व्हील गेज होते हैं। मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाता है तो 1602 mm, मिनिमम पूछा जाता है तो 1599 mm, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछा जाता है तो वह मेनली 1600 यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया मैक्सिमम, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा वो 1600 +2 वो यहाँ पर है तो 1602 mm यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम के केस में। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEM। GEM का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। GEM के माध्यम से ही मेनली जो जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के हो, या इससे रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या PSU जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनके द्वारा गुड्स एवं सर्विसेज जो होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज
यह मेनली GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से ही यहाँ पर प्रोक्योरमेंट्स किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बियर लिप इन ड्रॉ बार्स क्वार्टर पिन होल। यहाँ पर पूछा गया जो मैक्सिमम परमिसिबल बियर लिमिट पूछा गया है किसमें, ड्रॉ बार क्वार्टर पिन होल में। जो ड्रॉ बार क्वार्टर पिन होल होता है इनका मैक्सिमम परमिसिबल बियर हिसाब पूछा गया कितना होता है। तो इसमें अगर बात करें ड्रॉ बार क्वार्टर पिन होल की, तो इसका जो मैक्सिमम बियर जो होता है वो 12.7 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु डेवलप्ड ग्रीन कंपनी ग्रीन को रेटिंग सिस्टम। यानी कौन से कंपनीज के द्वारा यहाँ पर ग्रीन को यानी ग्रीन कंपनीज को यहाँ पर डेवलप किया गया है, ग्रीन को रेटिंग सिस्टम कंपनीज को यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यह मेनली जो डेवलप किए गए हैं वह कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है। ग्रीन कंपनी यानी ग्रीन को रेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्टैंडर्ड डायमेंशन E इन SAB ऑन गुड्स स्टॉक। यहाँ पर SAB के अंतर्गत जो E डायमेंशन होते हैं इनका स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछा गया कितना होता है। SAB मेनली जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्लैक एग्जिस्टर बैरल होता है, जिनका मेन फंक्शन होता है कि जो व्हील ट्रेड एवं ब्रेक ब्लॉक के बीच की जो स्लैक होते हैं, गैप होते हैं, उनको ऑटोमेटिक रूप से मेंटेन करने का काम जो किया जाता है वो मेनली SAB के माध्यम से किया जाता है। इसमें दो प्रकार के डायमेंशन होते हैं, एक होता है ए और सेकेंड होता है ई डायमेंशन होते हैं। ए डायमेंशन मेनली जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल हेड एवं बैरल ऑफ द SAB के बीच लिया जाता है, जबकि ई डायमेंशन जो होता है वह मेनली डिस्टेंस बिटवीन प्रोटेक्शन ट्यूब एंड कट मार्क मेड इन स्पिंडल, ये दोनों के बीच के मेजरमेंट को यहाँ पर ई डायमेंशन के तौर पर लिया जाता है। ई डायमेंशन जो मेनली होता है 555 mm से लेकर 575 mm के रेंज में होते हैं। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड केस में यहाँ पर केवल एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 575, तो यह आपका 575 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यू डायमेंशन ऑफ ऑल कैस्नर बोगी क्राउन साइड्स। यानी सारे कैस्नर बोगी की क्राउन साइड्स का यहाँ पर नया डायमेंशन पूछा गया है। तो नए डायमेंशन की अगर बात करें फॉर ऑल कैस्नर बोगी क्राउन साइड्स के, तो वह मेनली 152 mm के रेंज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में कितने नंबर्स में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ATL का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है ATL, इसमें 8 की संख्या में ATL प्रत्येक BLC कार के ऊपर मौजूद होते हैं कंटेनर को लॉक करने के पर्पस को देखते हुए। इसमें अगर बात करें तो लॉक करने के लिए मेनली 600 kg वेट फोर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, जबकि अनलॉक करने के लिए मेनली 1000 kg वेट फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होते हैं ATL को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें जो ATL होते हैं इनके इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के लिए G100 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक BLC के अंतर्गत 8 नंबर्स में यहाँ पर ATL का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रविंद्रा संगीत इज एन कलेक्शन ऑफ फोल्क सॉन्ग्स विच आर संग ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड रिचुअल्स ऑफ अ स्टेट्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो रविंद्रा संगीत है, लोकगीत है, एवं जो एक कलेक्शंस किया गया है फोल्क डांस का, फोल्क सॉन्ग का, वह मेनली पश्चिम बंगाल में त्योहारों एवं अनुष्ठानों यानी फेस्टिवल एवं रिचुअल्स
के अवसर पर यहाँ पर गाया जाता है। तो यह पूछा गया है, स्टेट्स के नाम पूछा गया था। ऑलरेडी यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंतर्गत रविंद्रा संगीत की एक कलेक्शन है जिसको मेनली फेस्टिवल एवं रिचुअल्स के यहाँ पर दौरान गाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड विद इन, यानी यहाँ पर बोला गया जो डट कलेक्टर है जिसका काम होता है कि जो भी यह सप्लाई होते हैं, चाहे वो पीकी इनके ब्रांच पाइप में जाने से पहले इनको क्लीन करके भेजा जाता है ताकि कोई माल फंक्शनिंग डिबी का ना हो सके और ब्रेक बाइंडिंग की समस्या ना आ सके। तो यहाँ पर इनका जो क्लीनिंग चाहे वो IOH के दौरान हो या ROH के दौरान यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ ROH डट कलेक्टर को क्लीन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द 5S टेक्निक्स मीन्स टू क्लीन द वर्क प्लेस एवरीथिंग एवरी डे विदाउट फेल। यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से जो 5S टेक्निक्स जो का अर्थ है क्लीन द वर्क प्लेस को क्लीन करना, जिसमें से एवरीथिंग एवरी डे विदाउट फेल हुए यहाँ पर वर्क प्लेस को क्लीन रखने के लिए जो टेक्निक 5S में से यूज करते हैं वो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें जो टर्म यूज किया गया है एवरीथिंग एवरी डे विदाउट फेल, वह मेनली यूज किया गया है सिसो, जो कि जापानी वर्ड है जिसका इंग्लिश फॉर्म होता है साइन। अगर बात करें 5S टेक्निक का मेनली, तो इसमें पहला जो लिया जाता है जापानी वर्ड्स वह मेनली लिया जाता है सेरी के लिया जाता है, जिसका अगर इंग्लिश वर्जन की अगर बात करें तो शॉर्ट होता है। सेकेंड अगर बात करें तो सिटन होता है जो कि जापानी वर्ड है यहाँ पर, इसका इंग्लिश फॉर्म होता है सेट इन ऑर्डर। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड टर्म जो यहाँ पर लिया जाता है वह लिया गया है सेसो को लिया जाता है, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है मेनली साइन, यानी वर्क प्लेस को क्लीन करना एवरीथिंग एवरी डे प्रत्येक दिन बिना किसी फेल के, यहाँ पर इस पर्पज़ को लिया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो सिकेट्सु का यहाँ पर लिया जाता है केट्सु, इसका इंग्लिश फॉर्म की अगर बात करें तो स्टैंडर्डाइज यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो फिफ्थ टर्म जो होता है वह होता है मेनली सिटसुके होता है, जिसका इंग्लिश वर्जन की अगर बात करें तो यहाँ पर सस्टेन के तौर पर लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर बात करें जो यहाँ पर टर्म यूज किया गया था 5S टेक्निक के अंतर्गत कि वर्क प्लेस को क्लीन करना है एवरीथिंग एवरीडे एवं विदाउट फेल हुए, तो इसके लिए मेनली सीसो जिसका इंग्लिश फॉर्म होता है साइन, उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार विच ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पर बोला गया कि कितना यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया जाएगा कार्स के द्वारा अगर वह ट्रैवल्स करता है स्पीड 80 kmph के द्वारा 3 आवर्स 30 मिनट्स के लिए, तो कितना डिस्टेंस टोटल वह ट्रैवल करेगा कार के माध्यम से, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो डिस्टेंस होता है वह इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम के होता है। डिस्टेंस यहाँ पर हमें निकालना है, स्पीड यहाँ पर 80 kmph दिया गया है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम दिया गया वो 3 आवर 30 मिनट दिया गया है, जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/2 यहाँ पर निकल कर आएगा। 7/2 यहाँ पर 2 से भाग देंगे यहाँ पर डिवीज, तो यहाँ पर 40 होगा। जब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकालेंगे तो 280 किलोमीटर यहाँ पर निकल कर आएगा। जब कार्स के द्वारा 80 kmph के रफ्तार से 3 आवर्स 30 मिनट्स में अगर ट्रैवल करता है तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो 280 किलोमीटर्स को यहाँ पर यह ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं एक्सपेंडिचर्स ऑन रेलवे सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज बजटेड अंडर विच मेजर हेड। यहाँ पर जो रेलवे ट्रेनिंग सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वह मेनली कौन से मेजर हेड के अंतर्गत बजट किए जाते हैं, वह यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर्स अगर रेलवे सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं तो यह मेनली जो मेजर हेड है 3001
इनके अंतर्गत मेनली एक्सपेंडिचर्स को बजट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मच टीए और डीए इज गिवन फॉर आउट स्टेशन ड्यूटी ऑफ लेस देन 6 आवर्स। अगर कोई कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से आउट स्टेशन पर अगर ड्यूटी 6 घंटों से अगर कम करते हैं तो उस केस में उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कोई टीए ट्रैवलिंग अलाउंस अगर कोई कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर वह बाहर जाते हैं तो उस केस में उनको ट्रैवलिंग अलाउंस ड्यूटी परफॉर्म के लिए दिया जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि अगर वह लेस देन 6 आवर्स होता है अगर आउट स्टेशन पर ड्यूटी, तो उस केस में उनको जो टीए प्रोवाइड करवाया जाएगा वो 30% ऑफ एलिजिबल टीए, जो इसको टीए जो लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाए जाते हैं उस टीए का 30% उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वह 6 आवर्स से लेकर 12 आवर्स तक अगर होता है तो उस केस में 70%, और मोर देन 12 आवर्स की अगर बात करें तो इस केस में टीए का 100%, जो टीए एलिजिबल होगा उसका 100% कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि प्रश्न में लेस देन 6 आवर्स बोला गया था, 30% यहाँ पर एलिजिबल होंगे कर्मचारी आउट स्टेशन पर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट। एक कोई एक टेंजेंट्स है वह मेनली सर्किल के ऊपर जो करते हैं कितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई टेंजेंट्स है वह मेनली सर्किल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट्स पर वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 0-1 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट उत्तर। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन्स टू इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जो आईएसओ जो है वह मेनली आईएसओ 14001 को यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 9001 का तो यह मेनली QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें ISO 18001 का तो यह मेनली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी के लिए यहाँ पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द टाइम लिमिट्स फॉर सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट अ पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट अपील रूल्स। जो रेलवे सर्वेंट अपील रूल्स जो लाया गया था 1968 1 अक्टूबर 1968 को लाया गया था, इसके अनुसार पूछा गया है कि जो अपील करने का जो टाइम लिमिट रखा गया है अपने पेनाल्टी के अगेंस्ट वो टाइम लिमिट रखा गया है 45 डेज का, 45 दिनों का रखा गया है, जिसके अंदर आपको पेनाल्टीज के विरुद्ध आपको अपील करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य। लोकमान्य के तौर पर जो सामान्यतः जाना जाता है वो क्या जाना जाता है, तो वह बाल गंगाधर तिलक को सामान्यतः जो पॉपुलरली जो हम जाने जाते हैं वो लोकमान्य के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एक्सेल लोड ऑफ बॉक्सेन BCN BRN बोबारन BTPN वैगन, ये जितने भी वैगन के टाइप दिए गए इनका एक्सेल लोड जो कैपेसिटी होता है वो 20.32 टन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू रिन्यूएबल डायमेंशन ऑफ नैरो जॉब एडाप्टर क्राउन लग्स। यहाँ पर जो टाइप दिया गया है नैरो जॉब एडाप्टर क्राउन लग्स, इनका न्यू एवं रिन्यूएबल्स जो डायमेंशन है साइज है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें नैरो जॉब एडाप्टर क्राउन लग्स का तो इनका न्यू या रिन्यूएबल साइज की अगर बात करें तो यह मेनली 155.5 mm इनका
साइज होता है। बर्न आउट की अगर बात करें तो बर्न आउट जो यह होते हैं वह 163.5 पर यहाँ पर इनको बर्न आउट कर दिया जाता है। जबकि इसके बियर लिमिट की अगर बात करें तो बियर लिमिट जो होता है वो 4 mm ईच साइड इसके बियर लिमिट होते हैं। तो इस प्रकार आप नैरो जॉब एडाप्टर क्राउन लग्स से संबंधित जितने भी डायमेंशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया था न्यू एवं रिजनेबल का 155.5 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं श्याम सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर Rs 25,000 एट विच ही सफर्ड 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर कोई श्याम है जो अपने कंप्यूटर को बेचता है 25,000 पर, यानी 25,000 रुपये पर बेचता है, तो उसे 20% का लॉस होता है। तो उसका जो कंप्यूटर का जो परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 25,000, लॉस परसेंटेज जो दिया गया है वो दिया गया 20%। तो यहाँ पर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली अगर बात करें कोई कॉस्ट प्राइस हमें x है, इसको अगर हम 20% लॉस पर, अगर कोई 100% अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 20% लॉस यानी 80% पर अगर हम बेचते हैं यानी 80/100, तो यह हमारा 25,000 के अप्रॉक्स निकल कर आएगा। जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 31,250 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो इस दिए गए प्रश्न का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा कंप्यूटर का। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ ट्विन पाइप सिस्टम। ट्विन पाइप सिस्टम के अंतर्गत जो कंट्रोल रिजर्वायर के में जो एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो कंट्रोल रिजर्वायर मेनली ब्रेक पाइप से प्रेशर जो आते हैं, जो डिब्बी में जाते हैं, इसके माध्यम से इनको चार्ज किया जाता है। तो इसमें जो प्रेशर अवेलेबल होंगे वो मेनली 5 kg/cm² का अवेलेबल होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इन गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन के अंतर्गत ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप का जो डाया होता है वो 32 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 to 0.4 kg/cm²। यहाँ पर अगर डिब्बी की टेस्टिंग करते हैं तो इनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर ड्रेन होने के लिए, जो 3.8 से लेकर 0.4 तक आता है, वह मिली है 45 से लेकर 60 सेकेंड तक का यहाँ पर टाइम लिमिट रखा गया है, यानी यह मिली रिलीजिंग टाइम के अनुसार लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ एक्सल बॉक्स ऑब्लिक एडाप्टर साइड लग्स सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग इन कैसना बोगी। यानी यहाँ पर जो कैसना बोगी के अंतर्गत जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक्सल बॉक्स और एडाप्टर साइड लग्स का यहाँ पर बियर लिमिट पूछा गया है कि कितना होता है। तो यह दिए गए कंडीशन के अनुसार अगर बात करें तो न्यू जो डाया होता है, इनका न्यू साइज जो होता है वह 130 mm होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसकी वन कंडीशन का, तो यह मेनली जो होता है 136 mm इसका वन कंडीशन होता है। बियर लिमिट की अगर बात करें तो बियर लिमिट जो होता है मेनली वह 3 mm इसका बियर लिमिट्स होता है। प्रश्न में केवल बियर लिमिट पूछा गया था एक्सल बॉक्स एडाप्टर साइड लग्स का सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग के केस में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 3 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वन वॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर। एक कोई वॉक्सन वैगन है, इनमें टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स का संख्या पूछा गया कितना होता है। तो चूंकि एक जो कैसना बोगी होते हैं, इनमें वॉक्सन वैगन में केवल अंदर की तरफ से यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक बोगी में 4 ब्रेक ब्लॉक्स प्रत्येक बोगी के अंतर्गत होते हैं। चूंकि वैगन की अगर बात करें 08 की संख्या में प्रत्येक वैगन में यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का,
तो ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लग्जरी ट्रेन दैट ट्रैवल थ्रू राजस्थान नोन एज, व्हाट, उस ट्रेन का क्या नाम है जो मेनली लग्जरी ट्रेन का जो मेनली राजस्थान से होकर यहाँ पर ट्रैवल्स करते हैं। तो यह मेनली जो है पैलेस ऑन व्हील्स है, जो मेनली राजस्थान से होकर गुजरती है और एक प्रकार का वो लग्जरी ट्रेन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पैलेस ऑन व्हील्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स मिनिमम ब्रेक पावर्स ऑफ प्रीमियम इन टू एंड रेक, जो प्रीमियम रेक्स के अंतर्गत ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर यहाँ पर मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है, कितना यहाँ पर होता है। तो प्रीमियम की अगर बात करें तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर यह 95% ब्रेक पावर होता है, मिनिमम की बात कहीं पर यहाँ पर नहीं जिक्र नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ग्रीन कलर का यहाँ पर पेपर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके एग्जामिनेशन के लिए 75 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ इस प्रकार के बीपीसी की वैधता वैलिडिटी 12+3 डेज होता है, लेकिन अभी करंट में 5 डेज का यहाँ पर ग्रेस पीरियड दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप प्रीमियम रेक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर पूछा गया था ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज प्रीमियम रेक का, तो वह मेनली 95% होता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ चले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इंडियन रेलवे डेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ वाज नेशनलाइज इन, भारतीय रेलवे जो हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इनका नेशनलाइज कब किया गया था वो यहाँ पर पूछा गया है। तो नेशनलाइज किए गए थे वह मेनली 1951 में, यानी 1951 में भारतीय रेलवे को मेनली नेशनलाइज किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म, यहाँ पर नक्कल, नोज एवं गार्ड आर्म के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं इनका बियर लिमिट पूछा गया कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें, कोई इस प्रकार से कोई नक्कल है यहाँ पर, ये आपका कपलर बॉडी और था यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर नक्कल है, ये कपलर बॉडी का दूसरा यहाँ पर साइड है। तो इसके बीच जो यहाँ पर अगर बात करें कि नक्कल एवं गार्ड आर्म के बीच के जो वियर लिमिट्स होते हैं वह मेनली 130 mm यहाँ पर वियर लिमिट्स, और स्टैंडर्ड साइज की अगर बात करें तो वह मेनली 127 यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी 130 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार को यहाँ पर मेजर करने के लिए हम गार्ड आर्म एक्सपेंशन गेज का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जिसमें अगर गेज नंबर 1 अगर पास करता है तो उस केस में हम नक्कल पिन एवं लॉकिंग पीस को यहाँ पर चेंज करते हैं। इसके बाद हम गेज 2 लगाते हैं, अगर गेज 2 फिर से पास होता है तो उस केस में हम कपलर बॉडी को ही चेंज करते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है चेक करने का कि यह जो हमारा कपलर जो नोज ऑफ नकल है एवं जो गार्ड आर्म है इनके बीच का लिमिट्स एक रखा गया, सेट किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, नेक्स्ट प्रश्न, नॉन स्टॉक डिमांड इज सबमिटेड टू स्टोर्स थ्रू बीच पोर्टल्स बीच सॉफ्टवेयर, यानी जो नॉन स्टॉक डिमांड जो हम स्टोर्स को देते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं, वह मेनली यूडीएम होता है, यूजर डिपोट मॉड्यूल के माध्यम से हम अपना जो डिमांड है नॉन स्टॉक आइटम्स का उनका हम सब स्टोर्स को हम देते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूजर डिपोट मॉड्यूल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। यहाँ पर बोला है कोई नाविक है, बोटमैन है, वह स्ट्रीम के अलॉन्ग यानी इस धारा के साथ यहाँ पर 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में यहाँ पर रो करता है, तैरता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध की अगर बात करें तो वह 6 किलोमीटर 1 घंटे में यहाँ पर चलाता है। तो उस केस में यहाँ पर स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है, धारा का स्पीड पूछा गया कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न की अगर बात करें
कि अगर वेलोसिटी ऑफ, अगर बात करें स्टीम का तो यहाँ पर वी से डिनोट करेंगे। वहीं अगर बोट की अगर बात करें वेलोसिटी का तो बोट को हम वी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें कि अगर एलोंग द स्टीम की अगर बात करें धारा के साथ, तो उस केस में यहाँ पर जो हमारा वी प्लस वी एस यहाँ पर हमारा दोनों होगा। उस केस में जो हमारा बोटमैन ने जो हमारा नाव चलाया है उस 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंतर्गत चलाया है। तो 1 किलोमीटर 5 मिनट्स है, तो मिनट को जब आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/60 यहाँ पर आवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अगेंस्ट द स्टीम की अगर बात करें, जो कि होता है वी एस माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट्स, यह जो है वो अगेंस्ट में जो चलाया था बोट को वह 6 किलोमीटर चलाया है 1 घंटे में। तो ये दोनों का जब इक्वेशन आपको तैयार हो गया है, पहले केस में लॉन्ग द स्टीम यानी वेलोसिटी ऑफ स्टीम प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट यह इक्वल है 1/5/60 के, जबकि यहाँ पर अगेंस्ट द स्टीम की अगर बात करें तो यह मेनली वेलोसिटी ऑफ स्टीम और माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट की अगर बात करें तो यह इक्वल है 6/1 के। यहाँ पर एक इक्वेशन प्लस में है और एक इक्वेशन माइनस में यहाँ पर है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्टीम। तो दोनों आप ऐड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट दोनों के सब में कट जाएगा। यहाँ पर जो निकल कर आएगा 2 वेलोसिटी ऑफ स्टीम निकल कर आएगा, और यहाँ पर आपको दोनों को ऐड करना है। जब यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर सिंपली इक्वेशन सॉल्व होकर आएगा, वह 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ स्टीम यानी धारा का स्पीड होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ नक्कल पिवट पिन। नक्कल पिवट पिन का यहाँ पर डाया पूछा गया है। तो जो स्टैंडर्ड डाया होता है नक्कल पिवट पिन का वो 41.28 mm होता है, जबकि परमिसिबल लिमिट की अगर बात करें तो परमिसिबल लिमिट जो होता है 39.5 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। तब यहाँ पर अगर बात करें जो डायमीटर पूछा गया था नकल पिवट पिन का, वह दोनों रेंज के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार का ऑप्शन केवल और केवल 40 mm है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 40 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर ऑफ कंस्ट्रक्ट एंगल। जो कंस्ट्रक्ट एंगल्स को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं? तो जो कंस्ट्रक्ट एंगल्स होते हैं इनको मेजर करने के लिए हम मेनली प्रोट्रैक्टर्स का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग मेनली हम जो कोई एंगल्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनको मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर यूआईसी ट्रॉली द थिकनेस ऑफ सोल प्लेट। यूआईसी ट्रॉली केस में जो सोल प्लेट का जो थिकनेस होगा वो कितना होगा? तो वह मेनली 8 mm इसका सोल प्लेट्स का थिकनेस होता है यूआईसी ट्रॉली के केस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर का यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेंथ पूछा गया कितना होता है? तो वर्किंग स्ट्रेंथ जो होता है वह मेनली 120 टन इसका मेनली वर्किंग स्ट्रेंथ होता है सीवीसी का। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है हु इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी इन इंडिया। भारत के अंतर्गत विजार्ड ऑफ हॉकी यानी हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह मेनली मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी के रूप में, हॉकी के जादूगर के रूप में। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के बर्थडे एनिवर्सरी के रूप में यहाँ पर स्पोर्ट डे के रूप में, खेल दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट कौन सा है? वो यहाँ पर पूछा गया। रेगिस्तान कौन सा है? तो वह मेनली द थार डेजर्ट्स है
जिसे हम अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स के रूप में भी जानते हैं। यह मेनली इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है, रेगिस्तान है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी थार डिजर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया विथ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो मैत्री एक्सप्रेस जो है ट्रेन जो चलाए जाते हैं वो भारत एवं जो इसके निगावर कंट्री जो है बांग्लादेश, इन दोनों कंट्री के बीच यहाँ पर रन किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी ये पोलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है बहुपद, इनका डिग्री पूछा गया है कि क्या होगा। तो यहाँ पर अगर कोई पोलिनोमियल जो है x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, तो इसका यहाँ पर डिग्री पूछा गया कितना डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डिग्री जो है वह मेनली किसी भी पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर्स होता है जो कि वेरिएबल होते हैं। यानी कोई अगर पोलिनोमियल है इसमें अगर डिग्री फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारा डिग्री होगा वो सबसे पहले पोलिनोमियल्स का जो वेरिएबल वाले जो होगा पोर्शन, इनका हाईएस्ट पावर जो होगा वही इसका डिग्री कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह कांस्टेंट है तो यह होगा नहीं, एक्स स्क्वायर है, यह वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर इसका जो डिग्री है केवल 2 है, और ये भी वेरिएबल लेकिन इसका 4 है, यानी 4 ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर जो हमारा 4 जो होगा वह यहाँ पर यह दिए गए पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट यहाँ पर डिग्री होगा 4। यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन द कंटेस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट व्हाट डज IMS स्टैंड्स फॉर। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के संदर्भ में यहाँ पर जो वर्ड IMS जो होते हैं इनका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अगर बात करें IMS का तो यह मेनली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को यह दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का तो इसके लिए जो ISO रखा गया है वो ISO 9001 रखा गया है। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो हम सिंपली IMS वर्ड का प्रयोग करते हैं इनका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार का स्टैंडर्ड्स आते हैं जैसे कि QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको ISO 9001 के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 15001। इसके अलावा ISO 3834 जो है वह मेनली क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग के लिए होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें OHSAS 18001 वह मेनली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी परमिसिबल लिमिट एट ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑन द जनरल। जनरल के ऊपर जो ओवालिटी एवं टेपर्स का जो परमिसिबल लिमिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एक्सेल के ऊपर अगर हमें कोई ओवालिटी या टेपर्स को अगर मेजर करना है तो इसके लिए हम मेनली 3 लोकेशन का चुनाव करते हैं डाया को मेजर करने के लिए, जिसमें से जो वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल एक्सिस का दोनों को यहाँ पर हम लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो परमिसिबल लिमिट्स होता है जनरल के ऊपर ओवालिटी एवं टेपर्स का वह मेनली 0.1 mm यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैसना बोगी। कैसना बोगी के लिए यहाँ पर जो इलास्टोमेरिक पैड्स का प्रयोग किया जाता है प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर, ताकि जो व्हील फ्लेंज के घिसाव है वियरनेस है उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। इस पर्पज को देखते हुए यहाँ पर हम EM पैड का यूज करते हैं। यहाँ पर इसका कंडमिंग साइज पूछा गया है। तो फ्री हाइट की अगर बात करें, फ्री हाइट जो होता है कंडमिंग जो EM पैड का या न्यू कंडीशन में 46 mm और कंडम कंडीशन में जो होता है वो 42 mm यहाँ पर लिया जाता है। चूँकि यहाँ पर कंडमिंग साइज पूछा गया था तो 42 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू विन एन ओलंपिक मेडल्स। वो कौन सी महिला पहली महिला है जो ओलंपिक के अंतर्गत पहला मेडल जीता था? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा पहली इंडियन महिला है जिन्होंने यहाँ पर ओलंपिक मेडल्स जीते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साक्षी मलिक के द्वारा यहाँ पर सिल्वर मेडल लाया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो लाया गया था वो कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा पहली महिला थी जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता था ओलंपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच इज नॉट एन यूपीआई ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूपीआई ऐप नहीं है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप नहीं है? तो फोन पे यहाँ पर है, भीम भी है, यहाँ पर पेटीएम भी है, इसके अलावा गूगल पे भी यहाँ पर एज अ यूपीआई ऐप के तौर पर लिया जाता है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह है, यह एक प्रकार का ई कॉमर्स कंपनी है जो गुड्स या सर्विसेज को यहाँ पर डिलीवर करने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन वॉक्सन वैगन ड्यूरिंग सर्विसेज। यहाँ पर पूछा गया है जो वॉक्सन वैगन्स में जो थ्रेड्स का जो प्रयोग, जो व्हील्स का प्रयोग करते हैं, इनका मिनिमम डायमीटर पूछा गया है जो सर्विस के दौरान यहाँ पर होता है। तो 1000 mm यहाँ पर नई कंडीशन का होता है। इसके अलावा बात करें लास्ट 100 पीसू साइज का, तो 919 mm पर लास्ट 100 पीसू साइज होते हैं। कंडम कंडीशन 906 mm यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर चूंकि पूछा गया है जो लास्ट सर्विस के दौरान जो हम यूज में लेते हैं वो 906 mm तक लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी। ट्विन पाइप सिस्टम के अंतर्गत जो एआर का प्रेशर होता है वह मेनली 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। सिंगल पाइप में अगर एआर का प्रेशर पूछा जाता है तो यह मेनली 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। प्रश्न में ट्विन पाइप के लिए पूछा गया था 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर बीएलसी वैगन फ्रॉम रेल लेवल। यहाँ पर पूछा गया जो बीएलसी वैगन्स के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म हाइट पूछा गया है, प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड हाइट्स वो कितना होना चाहिए? तो वो मेनली 1009 mm यहाँ पर लिया जाता है स्टैंडर्ड हाइट्स, जो कि बीएलसी वैगन का यहाँ पर केस में प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड हाइट्स होते हैं 1009 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए ट्रेन 2 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ 36 किलोमीटर पर आवर टेक 55 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। यहाँ पर कोई ट्रेन है 200 मीटर लंबा, वह 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, जिसके कारण वह एक ब्रिज को 55 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर लेता है। तो उस केस में ब्रिज का लेंथ क्या होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस प्रकार के प्रश्न के लिए, सबसे पहले जो यहाँ पर ब्रिज जो होता है वो एक स्टेशनरी बॉडी होता है। तो इस केस में जब कोई रनिंग वाली मूव वाली जो होते हैं ऑब्जेक्ट अगर क्रॉस करता है, उस केस में यहाँ पर ट्रेन का जो लेंथ है, ओवरऑल ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का, वो दोनों ऐड किया जाता है। चूँकि यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली यहाँ पर 200 मीटर यहाँ पर लेंथ ट्रेन का है, इसको हम x कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर x हो जाएगा। ये आपका लेंथ है यानी टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा कवर किया गया है। इसके अलावा जो डिस्टेंस जो इक्वल होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। 36 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया गया है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो अदर डायमेंशन है वो मीटर और सेकेंड में दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल जो 55 सेकेंड क्रॉस करने में लगता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 55 सेकेंड से कर ले। जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 350 मीटर निकल कर आएगा, जो यहाँ पर ब्रिज का लेंथ होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ एक्सल बॉक्स एडाप्टर क्राउन सीट्स सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग इन कैसना बोगी। कैसना बोगी में जो सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग्स होते हैं, इनके
एक्सल बॉक्स एडाप्टर क्राउन सीट्स का यहाँ पर बियर लिमिट पूछा गया है कितना होता है। तो ये दिए गए कंडीशन में अगर बात करें कि जो न्यू साइज होता है वह मेनली 36.5 mm होता है। वन कंडीशन की अगर बात करें तो इस केस में 33 mm यहाँ पर बॉन्ड कंडीशन रखा जाता है। जबकि अगर बात करें बियर लिमिट का तो यह मेनली लिया जाता है 3.5 mm यहाँ पर इसके बियर लिमिट लिए जाते हैं। तो चूंकि प्रश्न में केवल बियर लिमिट पूछा गया था एक्सल बॉक्स एडाप्टर क्राउन सीट्स का यहाँ पर, तो वह मेनली 3.5 mm होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी कोलिजन्स डिवाइस यूज्ड बाय इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा जो एंटी कोलिजन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है इसका नाम क्या है, तो वह मेनली कवच इसका नाम है। यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड वाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड का जो एंगल होना चाहिए वह कितना होता है, तो वह मेनली 80 to 90 डिग्री के यहाँ पर एंगल में यहाँ पर होता है जब हम वेल्डिंग वर्टिकल पोजीशन में करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी का यहाँ पर मेंटेनेंस मैनुअल जो दिया गया आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स वह मेनली G95 के अंतर्गत कैसना बोगी के इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी G95 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें G97 का तो यह मेनली ईयर ब्रेक सिस्टम जो फ्रेट स्टॉक के होते हैं उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात करें G80 का तो CBC4 वर्कशॉप स्टाफ के लिए यहाँ पर लिया जाता है। इस प्रकार आप अलग अलग आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टेयर वेट ऑफ बीसीएन वैगन। बीसीएन वैगन का यहाँ पर टेयर वेट पूछा गया कितना होता है। तो यहाँ पर बीसीएन वैगन की रिलेटेड अगर अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो बीसीएन वैगन का जो लेंथ अवर हेड स्टॉक की अगर बात करें तो यह मेनली 14,500 mm होते हैं। लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें तो यह मेनली 15,429 mm इसका लेंथ अवर कपलर होता है। इसके अलावा अगर बात करें टियर वेट का तो टियर वेट जो होता है बीसीएन वैगन का वह 27.2 टन यहाँ पर होता है। पेलोड कैपेसिटी की अगर बात करें तो 54.08 टन यहाँ पर होता है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ग्रॉस वेट निकल कर आएगा जो आपका 81.28 टन निकल कर आएगा। जब आप यहाँ पर ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सल से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्सल लोड निकल कर आएगा जो आपका 20.32 टन निकल कर आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आप अलग अलग चाहे वो टियर वेट हो, पेलोड कैपेसिटी हो या ग्रॉस वेट हो, ये तीनों यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न पूछा गया था केवल टियर वेट 27.2 टन यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल। एक्सल की जो इंटीग्रेटेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, तो वह मेनली होता है जर्नल। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बियरिंग्स को जब हम जर्नल के ऊपर माउंट करते हैं तो इस दौरान हम इंटरफ्रेंस फिट का प्रयोग करते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइम रिलैक्सेशन ऑफ पीरियड हैज बीन गिवन टू और लोडेड बॉक्स वैगन फॉर रिटर्निंग फॉर पीओएच। यहाँ पर बोला गया है कि जो टाइम रिलैक्सेशन पीरियड जो दिया जाता है वैगन्स को, ताकि यहाँ पर लोडेड वैगन को यहाँ पर पीओएच को रिटर्न करने के लिए जो टाइम रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो कितना दिया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। यानी अगर कोई वैगन लोडेड कंडीशन में है तो उसको कुछ रियायत दिए गए हैं कि वो पीओएच जब उसमें रिटर्न डेट डला होता है उस रिटर्न डेट से यहाँ पर
30 डेज का यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है और वो लोडेड कंडीशन में वैगन पाया जाता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर 30 डेज तक, यानी जो रिटर्न डेट जो मेंशन होता है वैगन के ऊपर, इससे 30 डेज तक, आफ्टर तक यहाँ पर वैगन को यूज लिया जा सकता है अगर वह लोडेड कंडीशन में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ई ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा ई ऑफिस का फीचर्स नहीं है? तो सबसे पहले आप जान लें कि जो ई ऑफिस का जो फीचर्स होता है इसके अंतर्गत कई सारे नंबर्स ऑफ फीचर्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि केएमएस की अगर बात करें तो यह मेनली नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात करें ई फाइल यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होता है। इसके अलावा अगर बात करें WAW, यहाँ पर ए भी ई ऑफिस का हिस्सा होता है। यह मेनली जो होता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल, इसको यहाँ पर लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें स्पैरो को यहाँ पर लिया जाता है। स्पैरो मेनली जो होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन विंडो, यानी अगर बात करें स्पैरो की मेनली तो यह स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो होते हैं। यह जितने भी चाहे केएमएस हो, ई फाइल हो, वाव हो या स्पैरो हो, सारे ई ऑफिस का यहाँ पर हिस्सा फीचर्स है। तो इसमें अगर बात करें तो ई फाइल, केएमएस, स्पैरो दिया गया है, जीएमएस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एएसी इज फॉर डैश आइटम। एएसी किस प्रकार के आइटम के लिए होता है? तो यह मेनली जो स्टॉक आइटम होते हैं इसके लिए यहाँ पर एएसी का प्रयोग किया जाता है। एएसी मेनली जो होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है, और स्टॉक आइटम के लिए मेनली पीएल नंबर्स होते हैं। पीएल नंबर मेनली 8 डिजिट्स का यहाँ पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक, व्हाट आर ISO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन जो है फॉर एयर ब्रेक्स गुड्स स्टॉक का है, तो उस केस में जो हम ISO टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं वह मेनली G97 का करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें G73 जो है वह मेनली बॉबारन वैगन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। G81 की अगर बात करें तो CTRV कैसना बोई के अंतर्गत जो CTRV प्रयोग किए जाते हैं, इनके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड या टेक्निकल पैम्पलेट्स होते हैं। इसके अलावा जो एक अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं जो वर्कशॉप के स्टाफ्स होते हैं वह मेनली G80 जो ISO टेक्निकल पैम्पलेट्स है वह मेनली CBC4 वर्कशॉप स्टाफ के लिए यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच प्रेशर एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक बान और लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। यहाँ पर कितने अमाउंट्स में यहाँ पर प्रेशर एयर प्रेशर को ड्रॉप किया जाना चाहिए फ्रॉम लास्ट व्हीकल से ब्रेक बान से कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। तो जब भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट लास्ट व्हीकल या ब्रेक बान से करते हैं तो उस दौरान जो प्रेशर ड्रॉप करते हैं 1 kg/cm² का केवल करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फ्रॉम वेयर डिड द सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट्स। यानी यहाँ पर बोला गया कब से यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है राजभाषा अधिनियम उनके सेक्शन 33 कब से प्रभाव में आया था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है राजभाषा अधिनियम यह मेनली 10 मई 1963 को पास किया गया था 1963 को, और इनका अमेंडमेंट 1967 के अंतर्गत किया गया था। इनमें टोटल जो है 9 सेक्शंस का प्रावधान किया गया है। इसमें से जो सेक्शन 33 है यह प्रभाव में आया था 26 जनवरी 1965 को यहाँ पर प्रभाव में आए थे। इसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट हिंदी एवं इंग्लिश में रखा गया है, जिसके रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वह मेनली साइनिंग अथॉरिटी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड है
वो जब भी जारी किए जाए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जारी किए जाए। तो यहाँ पर बात करें जो करेक्ट उत्तर का, वो यहाँ पर मिली 26 जनवरी 1965, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉर्म्स। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अनुसार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह मेनली रीजन ए के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो इंडियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, न्यू दिल्ली, इसको भी यहाँ पर रखा गया है रीजन ए के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। जो जोनल स्तर पर जो OLIC का जो मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी का जोनल स्तर पर, इनके चेयरमैन GM होते हैं। डिवीजन की अगर बात करें डिवीजन स्तर पर DRM इनके चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी हिंदी कोर्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो कितने नंबर्स में है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला जो है वो यहाँ पर प्रबोध को रखा गया है, सेकेंड यहाँ पर परवीन को, थर्ड की अगर बात करें तो पराग को यहाँ पर शामिल किया गया है, फोर्थ है वो परांगत है। यहाँ पर किसी किसी डिवीजन में 3 को लिया जाता है, किसी किसी डिवीजन में यहाँ पर चारों कोर्स को यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन्स राजस्थान कॉम्स। ऑफिशियल लैंग्वेज नियम के अनुसार जो राजस्थान स्टेट्स है वह मेनली रीजन ए के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ की राजभाषा क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मेनली 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें वर्ल्ड हिंदी डे का, तो यह मेनली 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। जो डिवीजन लेवल पर जो OLIC का मीटिंग होता है इनका आवधिकता पूछा गया कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जोनल स्तर पर कोई मीटिंग कराए जाते हैं OLIC का, तो इनके GM चेयरमैन होते हैं। डिवीजन स्तर पर इनके चेयरमैन DRM होते हैं। जबकि इनका मीटिंग का जो इंटरवल होता है वो 3 मंथ में, वंस इन 3 मंथ्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो क्वार्टरली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक कोर्स यहाँ पर कौन सा है। तो यह मेनली प्रबोध को एज एलिमेंट्री कोर्स के तौर पर लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटेन। कौन से स्क्रिप्ट के अंतर्गत हिंदी को लिखा गया है। तो यह मेनली देवनागरी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।